पहला पेशा घड़ियाँ था। वो होलसेलर से सस्ती घड़ियाँ खरीदता था और गलियों में आवाज़ लगाकर बेचता था। सारे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ इतने पैसे बचते थे जिससे ये अपने खानदान को एक वक्त की रोटी खिला सकता। वो 14 साल का बहादुर बच्चा इससे ज़्यादा कर भी क्या सकता था। आप अगर बच्चों के वालिद हैं, आपके बड़े बच्चे की उम्र 14 साल है, तो आप घर के किसी कोने में बैठकर एक लम्हे के लिए सोचिए। आप जंग की वजह से अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। नए मुल्क में आपके पास सर छुपाने की जगह नहीं है और ना ही अपने खानदान को दो वक्त खाना खाने की हिम्मत। आप दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, आपके बच्चे मोहल्ले के गंदे और फजूल से स्कूल में पढ़ते हैं। आप एक दिन मजदूरी करते हुए टूट जाते हैं, आपका मालिक आपको उठाकर अस्पताल ले जाता है, आपका मुआयना होता है और डॉक्टर आपको बताते हैं आप कैंसर के आखिरी स्टेज पर हैं। आप घबरा जाते हैं, लेकिन ये घबराहट भी आप और आपके खानदान के काम नहीं आती। आप चंद दिन अस्पताल में रहकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और आपके खानदान का सारा बोझ आपके 14 साल के बच्चे के कंधों पर आ गिरता है। तो ये बेचारा क्या करे? क्या इसके पास गलियों में आवाज़ें लगाकर घड़ियाँ बेचने के सिवा कोई चारा होगा? ली वॉशिंग के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, चुनांचे उसने घड़ियों का थैला उठाया और अपने खानदान को आना शुरू कर दिया। ये बाहिम्मत इंसान और किस्मत हमेशा बाहिम्मत को उनका साथ देती है। ये चंद नाम है घड़ियों के बिजनेस से प्लास्टिक के कारोबार में आ गए और प्लास्टिक के कारोबार ने इसे देखते देखते अरबपति बना दिया। लेकिन वो बहुत जरूरी बातें हैं और हम आगे जाने से पहले चंद लोगों के लिए माजी में जरूर। लीक वॉशिंग के ज़माने में ये 1928 में चीन के शहर शान ताओ में पैदा हुआ। जापान ने 1940 में चीन पर चढ़ाई कर दी। ये अपने खानदान के साथ पहुंच। ये लोग शुरू में अपने चच्चा ही कर रहे। चच्चा दौलतमंद और मगरूर था। इनका रवैया इसके साथ ठीक नहीं था, चुनाचा ये बहुत जल्दी घर छोड़ने पर मजबूर हो। वालिद ने मेहनत मजदूरी शुरू की, लेकिन चंद माह में कैंसर की इंतकाल कर दी। खानदान की जिम्मेदारी ली के कंधे पर आ गई। वो ये जिम्मेदारी निभाने लगा। ली वॉशिंग ने घड़ियाँ बेचने से काम शुरू किया और ये बहुत जल्दी प्लास्टिक के कारोबार में आ गया। ये एक तजारती कंपनी में भर्ती हुआ, मेहनत करता गया, तरक्की पाता गया और फारिग होकर प्लास्टिक की मशीनें चलाता गया। ये मशीन चलाता चलाता पूरे भारत का समझ गया। उसने 1950 में नौकरी छोड़ी, अजीजों और रिश्तेदारों दोस्तों से हार लिया, प्लास्टिक के खिलौने बनाने की छोटी सी फैक्ट्री लगाई। ये काम चल पड़ा और देखते ही देखते कर्मों में खिलने लगा। अल्लाह ताला ने इसे विजन दे रखा था, लिहाजा इसने इस कामयाबी को छोटा समझा और प्लास्टिक के फूल बनने का फैसला किया। दुनिया में प्लास्टिक के फूलों का पानी था। उसने 1955 में हांगकांग में प्लास्टिक के फूलों की पहली फैक्ट्री लगाई और चंद वर्षों में पूरी दुनिया में फूल सप्लाई करने लगा। रिकॉशन की कंपनी 1960 तक प्लास्टिक के फूलों की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। ये कंपनी चल रही थी कि हांगकांग में फसादात शुरू हो गए। अंग्रेज ताजिर फसादात की वजह से हांगकांग से नकल मकानी करने लगे। इस नकल मकानी की वजह से प्रॉपर्टी की तो नीचे आ गई। रिकॉशिंग समझदार इंसान इसने पता लगाया ये टर्मोइल आरजी है, हांगकांग बहुत जल्द अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा। चुनांचे मुस्तकिल को जहन में रखकर रियल एस्टेट की फील्ड में आ गया। इसने धड़ाधड़ प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दी। इसने शराकतदारी पर फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और घर बनाने शुरू कर दिए। ये छोटा सा बिजनेस आगे चलकर रियल एस्टेट की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसका बिजनेस चीविंग होम प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया और कंपनी को देखकर पूरे एशिया में छा गई। रिकॉशिंग में आने वाले दिनों में ब्रिटिश कंपनी हिट चेसन और 1984 में हांगकांग लाइट कंपनी के पेज और शेयर्स खरीदने और उसका कारोबार फैलने चला गया। यहाँ तक कि बैंकारी, तामीरात, रियल एस्टेट, प्लास्टिक, मोबाइल, सैटेलाइट टीवी, सीमेंट, सुपरमार्केट, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट, स्टील, इंटरनेट, बिजली, इंश्योरेंस में 3 दर्जन कंपनी का मालिक बन गया। इसका कारोबार दुनिया के 55 मालिक में फैला। इसके मुलाजिम की तादाद 3 लाख और हर साल अरबों डॉलर मुनाफा कमाता है। ये इस वक्त दुनिया का 38वां बड़ा शख्स है। ये कौशल की उम्र इस वक्त 97 साल है। ये इस उम्र में भी सबसे पहले और तक पहुँचता है और आखिर में जब वापस आता है। ये मिलने वाले हर शख्स को अपनी कलाई पर बंदी घड़ी दिखाता है, बड़े फख्र से बताता है ये घड़ी मैंने 14 साल की उम्र में खरीदी थी। ये मुझे 32 साल में औकात भी बताती रहती। कौशिक का कहना है मैं खुशकिस्मत नहीं था, चुनाचा मैंने मेहनत को अपनी खुशकिस्मत बनाया। ये ली कौशिक की कहानी थी, लेकिन ये कहानी हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद इसकी फिलॉसफी। ली कौशिक ने 1980 में ली कौशिक फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ये फाउंडेशन अब तक फलाह पर 1 अरब डॉलर खर्च कर चुकी है। ये इस फाउंडेशन की वजह से एशिया का सबसे बड़ा मुखैया शख्स कहलाता है और ये अपने कारोबार की बजाय अपनी स्कूली को ज़्यादा बड़ी कामयाबी समझता है। उसका कहना है मैं खुद को उस दिन कामयाब समझूंगा जिस दिन मेरे बिजनेस टाइकून के बजाय फिलैंथ्रोपिस्ट ली कौशिक कहेंगे। फिलैंथ्रोपी को अपना
मज़हब भी कहता है और लीक वॉशिंग का ये मज़हब हमारा असल मौजूद है। आप किसी भी इंटरनेट पर बैठे तो दुनिया के 100 मिलियन तरीन लोगों की प्रोफाइल निकालें, आप इन प्रोफाइल का मुतालिया करें, आप इनको 100 अमीर तरीन लोगों में इनकी शक्ल से भी नहीं मिलेगी। आप किसी बात दुनिया के 100 वाज़ह तरीन लोग की फहरिस्त भी निकालें, आपको इसमें दाइश के अमीर के अलावा कोई मजहबी शख्स नहीं मिलेगा। आप उसके बाद दुनिया के 2000 अमीर 5 लोगों की फहरिस्त निकालें, आपको इन 2000 लोगों में से 11 लोग मजहबी मिलेंगे। ये एक हकीकत आप अब दूसरी हकीकत में मुलाहिजा करें। दुनिया के 1989 लोग फलाह का काम कर रहे हैं। ये फलाह अम्मा के बड़े बड़े मंसूबे चला रहे हैं। ये पूरी वैक्सीन से लेकर अफ्रीका के कहत इलाकों तक खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये लोग मस्जिद में जाते हैं, चर्चों में, सिनेगॉग में, मंदिर में और नाइट टेम्पल्स में। ये इंसान और इंसानियत का अपना मजहब समझते हैं और ये इस मजहब की इबादत में मसरूफ रहते हैं, जबकि दुनिया के 11 मजहबी लोग बैठ कर पूरी काम नहीं कर रहे। दुनिया के 1989 लोगों ने जिंदगी में कोई इबादत खत्म नहीं कराई। दूसरी तरफ 11 मजहबी लोगों ने किसी प्यासे के लिए और किसी बीमार के लिए कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई। ये क्या है और क्यों है? दुनिया पिछले 10 बरस से 2 सवालों का जवाब तलाश कर रही है। दुनिया जब तलाश करके थक जाती है तो ये एक लंबा सांस लेती है, मुस्कुरा कर कहती है फलां दुनिया का जदीद तरीन मजहब। ये मजहब बड़ी तेजी से बातों के पुराने दूरता चला जा रहा है। अब दूर नहीं होते दुनिया में सिर्फ एक मजहब होगा और इस मजहब का नाम फलाह होगा। फलाह में इंसानों की फलाह, इंसानियत की बहबूद और ली वॉशिंग और बिल गेट्स जैसे लोग इस मजहब के दिल में होंगे और सेंट में। मैं इस फिलासफी से इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि सब इंसान की जिंदगी है मजबूरी है। इंसान को हर वक्त खुदा चाहिए। ये खुदा के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। इस मामले में इस कदर मजबूर है कि ये नो गॉड का दर्जा दे देता है। मैं ये भी समझता हूँ मजहब का 90% हिस्सा हो सकता होता है और 10% इबादत का नकद। हम इंसानों ने बदकिस्मती से मजहब के 99% हिस्से को इबादत में छोड़ दिया और फलाह जैसे दुनियादारों को छोड़ दिया। चुनाचे ये लोग दीनदारों से आगे निकल गए। ये लोग आज हम मजहब परस्तों से बहुत आगे हैं। ये हमारे मुकाबले में अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा है। ये इतने नज़दीक कि अल्लाह ने इनके रिज़्क़ और इज़्ज़त में कोई इजाफा किया है, लेकिन इसके बावजूद कामयाब है। जब हम लोग इबादतों पर इबादत का तामीर करते चले जा रहे हैं मगर अल्लाह का नहीं, क्योंकि बेबस इंसान की सबसे बड़ी इबादत का होता है और ये लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं। जबकि हम लोग जिंदा इबादत का को छोड़कर ईंटों और पत्थरों में खुदा तलाश कर रहे हैं। इस तरह ये निकल रहा है ली वॉशिंग जैसे लोगों का मजहब फैल रहा है। हम सुकड़ते चले जा रहे हैं। मुझे अक्सर महसूस होता है अगर हम इसी तरह सुकड़ते रहे और ली वॉशिंग जैसे लोग इस तरह फैलते रहे तो वो दिन आते ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब खुदा के पास आ जाएगा और हमारे पास सिर्फ इबादत नहीं रह जाएगी।